हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मन लगा के आप लोग कर रहे होंगे। आइए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब को आपके अपने YouTube चैनल RS एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का MCQ देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 30 MCQ देख रखा है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में क्या करेंगे, 70 MCQ देखेंगे। नहीं, 70 MCQ को फोड़ने वाले हम लोग, जो आपका एक चैप्टर का टोटल कितना हो जाएगा, 100 MCQ हो जाएगा ना। ये चीज तो अब देखा जाता है एग्जाम में कहाँ से पूछता है क्वेश्चन, हम लोग फोड़ देंगे, आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका 12th बोर्ड का 2027 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, उनके लिए आपका चैप्टर 1 जो विलियन है, हम लोग MCQ देखने वाले हैं। नहीं, ये चीज इस तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कर है, वायु किस प्रकार का विलियन है। वायु यानी कि हवा, वायु यानी क्या पूछ रहा है हम लोग से, हवा पूछ रहा है ना। ये वायु जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, हवा बहुत जरूरी है हम लोग को। तो वायु हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है ना, गैसों का मिश्रण है आपका। तो विलियन है यानी कि आपके गैस में गैस का क्या हो जाएगा, आपका विलियन हो जाएगा, यानी गैस से मिलकर बनना होता है। समझा गई बात ना, ये चीज है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विलियन की परिभाषा है। विलियन क्या है, तो विलियन हम लोग को पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या बोला जाता है, विलियन बोला जाता है। और अगर विषमांगी मिश्रण है तो उसे निलंबन कहा जाता है। नहीं, तो यहाँ हम लोग को विषमांगी मिश्रण नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समांगी मिश्रण। विलियन एक प्रकार का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब जो जब दो पदार्थ को मिलाएंगे तो वह आपस में पूरी तरीका से मिलता नहीं है। जैसे रेत और जल का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब यौगिक क्या होता है, तो यौगिक हम लोग को पता है कि यह आपका दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। तत्व क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोला जाता है। तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। ये चीज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 कंप्लीट होता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि पीपीएम का पूर्ण रूप है। पीपीएम क्या है, तो विलियन की सांद्रता है। नहीं, तो पीपीएम का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप जो होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन, इसमें आप ऑप्शन ए देखेंगे तो पार्ट्स पर मोल है, यानी कि ऑप्शन ए गलत। पार्ट्स पर मिलियन यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट। बाकी ऑप्शन सी और डी क्या है, गलत हो जाएगी। सुना आगे बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विलेयता, नहीं विलेयता को प्रभावित नहीं करता है। तो विलेयता को प्रभावित नहीं करता है, ताप से प्रभावित होता है, दाब से भी प्रभावित होता है, विलेय की प्राकृतिक से भी प्रभावित होता है, लेकिन उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होता। उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे, डी इज द राइट। समझा गई बात ना, ये चीजें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को 35 क्वेश्चन नंबर में क्या करा है, 35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शुद्ध जल का पीएच होता है। पीएच आप लोग को पता है, 10th में भी पढ़े होंगे। तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है प्यारे बच्चे, शुद्ध जल यानी कि उदासीन पदार्थ हो गया, और उदासीन का जो आपका पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। समझा गई बात ना। अगर 7 से पीएच मान कम है तो अम्लीय पदार्थ हो जाता है, और 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीय पदार्थ होता है, जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। समझा गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन आपका क्या है, 36 नंबर। किसी तनु विलयन के सहजात गुण का मान बढ़ता है जब विलेय अणु का होता है। संगुणन, विघटन, ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे किसी भी तनु विलयन का मतलब आप लोग को पता है, जिसमें विलेय की मात्रा सूक्ष्म हो उसको हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। सहजात गुण का मान बढ़ता है जब विलेय अणु का होता है कौन सी,
विघटन यानी कि टूटता है ना। विघटन होने पर आपका क्या होता है कि सहजात गुण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब विलेय अणु का होता है क्या, विघटन होता है प्यारे बच्चे, यानी कि टूटता है। सुना गई बात ना, ये चीजें हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि एक भास्मिक अम्ल के जलीय विलयन की मोलरता 0 पॉइंट कितना हो, 2 मोलरता 2m हो, तो उसकी सामान्यता यानी कि नॉर्मलिटी पूछ रहा है हम लोग से। नॉर्मलिटी यानी सामान्यता होगी 0.4 n, 0.1, 0.8 इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ बता दें आपको प्यारे बच्चे कि एक भास्मिक अम्ल है, एक भास्मिक अम्ल के जलीय विलयन की मोलरता 0 पॉइंट कितना है, 2m है। नहीं तो उसकी सामान्यता नॉर्मलिटी पूछ रहा है लोग से। तो भास्मिक अम्ल जो होते हैं वो आपका 3 तरह से होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक भास्मिक अम्ल, नहीं जिसकी आयनों की संख्या क्या हो, तो ये आपका प्राथमिक भास्मिक अम्ल ना, वे अम्ल जो एक यानी आती केवल 1 हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक भास्मिक अम्ल। जैसे HCl का नाम आपने सुना होगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, जब इसे थोड़ा जब विलयन में डाला जाता है तो ये आपका केवल सिंगल हाइड्रोजन आयन देते हैं। नहीं क्या देते हैं बच्चे, सिंगल हाइड्रोजन आयन, सिंगल। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये आपका प्राथमिक क्या है, भास्मिक अम्ल है। और इसकी जो आपका क्या नॉर्मलिटी होगा इसका, यानी सामान्यता इसका निकालेंगे तो आपका इसका सामान्यता यानी सामान्यता ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी मोलरता दिया 0 पॉइंट कितना 2m गुना, इधर हम लोग क्या लिखते हैं भास्मिकता यानी क्षारकता कितना हो जाएगा इसका, तो यानी 1 आयन दे रहा है तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0.2m आपका हो जाएगा नॉर्मलिटी। क्या हो जाएगा आपका 0.2, नॉर्मलिटी पूछ रहा है यहाँ पर हम लोग n लगा देंगे तो ये आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2n। लेकिन हम लोग से अगर आपसे पूछा जाए कि आपका द्वितीयक भास्मिक अम्ल हो, जैसे में आपसे पूछे द्वितीयक H2SO4 एक ऐसा अम्ल है प्यारे बच्चे, ये द्वितीयक भास्मिक अम्ल है, द्वितीयक भास्मिक अम्ल है ना, ये याद रखेंगे। द्वितीयक भास्मिक अम्ल, इसका जो आपके प्लस आयन आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही होना होगा, तो ये आपका इसका जो क्षारकता होता है वो 2 होता है। तो इसके लिए अगर सामान्यता निकालना हो हम लोग को तो क्या हो जाएगा सामान्यता, तो इसके लिए सामान्यता हम लोग का हो जाएगा 0.2, 2 हाइड्रोजन आयन तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 दूना का 4, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपको बताने तृतीयक भास्मिक अम्ल, तृतीयक क्या पूछ दे प्यारे बच्चे, तृतीयक भास्मिक अम्ल का पूछ दे ना, भास्मिक अम्ल। तो तृतीयक भास्मिक अम्ल का आपका कितना हो जाएगा, यानी H3PO4, यहाँ पर आपका कितना हाइड्रोजन आयन बनेंगे, आप यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका 3 आप हाइड्रोजन आयन बनेंगे। इसकी अगर नॉर्मलिटी निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 दिया 0 पॉइंट कितना है 2 गुना आपका इसका 3 हो जाएगा क्षारकता, तो यहाँ पर क्या है 3 गुना के 6 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6n। तो अब अगर प्यारे बच्चे आपसे अगर यहाँ पूछता प्राथमिक भास्मिक अम्ल का कितना होगा सामान्यता नॉर्मलिटी 0.2, अगर द्वितीयक अम्ल हो तब उसका कितना होगा 0.4, अगर तृतीयक अम्ल हो तो कितना 0.6। तो अब देखिए इसमें से यहाँ पर हम लोग को कोई नहीं दिया हुआ ना प्राथमिक द्वितीयक ना तृतीयक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। इसमें तीनों में से देखिए कौन सा आंसर मिला, तो 0.4n है, यानी कि द्वितीयक भास्मिक अम्ल के बारे में हम लोग को पूछ रहा है। यहाँ पर आपका 0.4 आया है, हम लोग को एक ऑप्शन 0.4 है, यानी कि ऑप्शन क्या मार देंगे हम लोग डी। समझा गई बात ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान लगेगा आपको अगर समझ आएंगे तब। समझ गए प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है,
प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। प्रासरण दाब हम लोग को पता है, यह एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है। जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसमें पढ़े थे। तो प्रासरण दाब को CRT यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। जहां P आपका क्या है, प्रासरण दाब, C आपका सांद्रता, R आपका क्या है, स्थिरांक, T आपका टेम्परेचर। समझ आ गई बात ना, ये चीज ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोलरता का मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक पूछ रहा है हम लोग, यानी मोलरिटी का पूछ रहा है ना। तो आपका मोलरता का मात्रक हम लोग पता है, मोलरता का डिफिनेशन कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता। और इसकी मात्रक जो होता है प्यारे बच्चे वो मोल प्रति लीटर। तो ऑप्शन में आपका मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट। नहीं, मोल पर केजी आपका ये किसका हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा आपका मोलरता का। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चे, मोलरता का होता है। समझ में आ गई बात ना, ये आपका मोलरता का हो जाएगा मोल प्रति लीटर। समझ गए। चलिए तो आगे चलते हम लोग। अब हम लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम लोग। कह रहा है किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग विलेय और विलायक, विलेय की मोल संख्या मान लेते हैं स्मॉल है, और अगर विलायक रहेगा तो इसका मान लेते हैं कितना, विलायक का कैपिटल है। नहीं, विलायक की मोल संख्या को क्या मान लेंगे, कैपिटल N। तो अब यहाँ पर हम लोग को पता है आपका मोलंश को X से, हम लोग को किसका पूछा है, विलेय का यानी सॉल्यूट का पूछा है ना। तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हम लोग को मोल अंश का परिभाषा, मूल प्रभाज की परिभाषा पता है कि आपका नहीं विलयन में उपस्थित अवयव यानी विलेय व विलायक की मोल, विलेय व विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है, मोल अंश यानी मोल प्रभाज कहते हैं। जिसका फॉर्म अगर हम लोग से सॉल्यूट का यानी विलेय का पूछा है तो विलेय की मोल संख्या, विलायक का पूछता है तो विलायक की मोल संख्या, और बटा विलयन की कुल मोलों की संख्या। तो विलेय व विलायक मोल संख्या को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज, विलयन की मोल संख्या। तो यहाँ n प्लस हो जाएगा कैपिटल N। अब इस तरह का जहां फार्मूला दिया होगा ये आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में n बटा n प्लस n यानी ऑप्शन ए इज द राइट। समझ आ गई बात ना, ये ध्यान रखेंगे। तो 40 नंबर का आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। समझ आ रही बात ना, ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या पूछा रहा है क्वेश्चन कि 34.2 ग्राम चीनी के घोल यानी विलयन है, 34.2 ग्राम आपका चीनी घुला हुआ है, तो इसकी मोलल सांद्रता बताना। तो सिंपल सा प्यारे बच्चे आपका है कि जो दिया हुआ यहाँ पर आपके विलयन का मात्रा दिया हुआ आपका नहीं, विलयन कितना दिया हुआ है 234, कितना दिया हुआ है 234.2 ग्राम। और विलायक यानी विलेय आपका यानी चीनी दिया हुआ है, विलेय को मान लेते हम लोग WA यानी भार 34.2 ग्राम। इसके बाद आपका WB यानी विलायक का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो विलयन आपका इतना है और विलेय, तो विलयन में से विलेय की मात्रा घटा देंगे आपका निकल जाएगा विलायक। तो 234.2 माइनस 34 कितना हो जाएगा 2, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा निकल कर कितना 200। अब हम लोग को यहाँ पर आपका क्या करना है, WA और WB निकल गया ना, हम लोग को MA यानी कि MA यहाँ से चीनी का फार्मूला आपका क्या होता है C12H22O11 होता है प्यारे बच्चे। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12 गुने 12 यानी कि 100 कितना हो जाएगा आपका 44 कार्बन का, हाइड्रोजन का हो जाएगा यानी 22 प्लस आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा 11 गुने 16, तो आपका 16 के 16 और 1 आपका हो जाएगा 17 यानी 176। जोड़ेंगे टोटल आपका कितना हो जाएगा 4 2 8 सॉरी 6 और 2 8 और 4 आपका हो जाएगा 12 के 2 7 तो 2 9 और 4 13 और 1 आपका 14 के 4 नहीं, इसके बाद आपका हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 हासिल आपका कितना हो जाएगा 3। एक बार फिर से मिला लेंगे 6 और 2 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14 के 4 1 और 1 2 2 और 1 हासिल आपका 3 यानी 300 कितना हो जाएगा आपका 42।
तो यहाँ पर हम लोग एम ए निकालेंगे, यानी कि आपका विलेय का कुछ हो जाएगा अनुभार, यानी एम ए बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, C12 चीनी है तो C12 O 11 होता है, और सॉरी H22 और O 11, H22 O 11 होता है। अब इसको हल करने पर आपका कितना आ जाएगा 342। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, मोलल सांद्रण बताना है ना, तो मोलल सांद्रण बराबर आपका क्या फार्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चे, नहीं तो मोलारिता बराबर हम लोग लिख सकते हैं WA बट्टा में आपका हो जाएगा MA और गुना में आपका हो जाएगा 1000 और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा WB, नहीं विलेय का भार। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे आपका मोलल सांद्रता में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोलल सांद्रता पूछ रहे यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे मोलल सांद्रता बराबर आपका WA का मान कितना दिया हुआ है 34.2 बट्टा में आपका हो जाएगा MA का मान 300 कितना आ गया आपका 42 गुना में आपका 1000 बट्टा WB का मान कितना 200, नहीं 200 यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 300 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 300 कितना 42, नहीं और यहाँ पर बच जाएगा 1 बट्टा कितना 2, तेज से आपका कट जाएगा, बचेगा 1 बट्टा 2 डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा प्यारे साथियों बी आपका। समझा गई बात ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग को आपका विलयन की मात्रा दिया हुआ है, आपका विलेय का दिया हुआ है, विलाय का निकाल करके आप मोलल सांद्रता निकाल सकते हैं। समझा गई बात ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी इज द राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, KH क्या है प्यारे बच्चे, हेनरी नियतांक, क्या बोलते हैं इसको, हेनरी नियतांक है ना, तो हेनरी नियतांक का आपका है तो क्या करें कि KH का मान घटने पर गैस की विलेयता घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित इनमें से कोई नहीं, तो आप याद रखेंगे हेनरी नियतांक यानी KH और विलेयता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी KH का मान घटेगा तो विलेयता क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए ना, चलिए तो आगे आपका कह रहा है कि दाब बढ़ने पर ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस में द्रव की विलेयता, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है कोई द्रव है, अब इस द्रव के अंदर हम लोग को क्या घोलना है, ठोस पदार्थ, क्या घोलना है, कोई ठोस पदार्थ यहाँ पर आपका घोलना है ना, तो अब ठोस पदार्थ घोलने के लिए हम लोग को दाब का जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पर दाब बढ़ने पर ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जस के तस रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, अपरिवर्तित, न घटता है न बढ़ता है ना। यही अगर होता आपका कि द्रव में गैस को अगर घोलना है तब दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होता बढ़ता, लेकिन यहाँ ठोस की द्रव में विलेयता है, ठोस को द्रव में घोला जा रहा है, तो ठोस को द्रव में घोलने के लिए दाब की कोई जरूरी नहीं होता है। समझा के बात ना, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सी द राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा पीतल जानते हैं आप लोग किसका मिश्र धातु है, टीन एवं सीसा का, तांबा एवं जिंक का, तांबा एवं निकेल का, लोहा एवं तांबा का, तो आप याद रखेंगे तांबा एवं जिंक का मिश्रण आपका क्या है पीतल, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी इज द राइट। समझा रही बात ना। चलिए अब आगे आपका मुद्रा धातु किसको बोलते हैं, याद रखिए मुद्रा धातु नहीं, आभूषण भी बनाया जाता है इसे, चांदी सोना कॉपर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, नहीं चांदी सोना एवं कॉपर को क्या बोला जाता है मुद्रा धातु कहा जाता है। इसके बाद आगे आपका विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण, अनुसंख्य गुणधर्म 4 हम लोगों ने पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि अनुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, कुण्यनता, तो आपका घनत्व नहीं होता, द्रव्यमान नहीं, लेकिन क्वथनांक, कुण्यन होता है और ताप नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी द राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? ये पता हम लोगों ने नहीं कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आपका मोललता कहा जाता है। और वही अगर 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो हम लोग 1 केजी विलायक में कर रहा है तो इसको मोललता बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी इज द राइट। समझ आ गई बात ना? चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग अपनी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे और आप समझते चलेंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें, समझ में आया या कहीं पर दिक्कत है तो हम फिर से आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं आपकी जवाब देंगे। चलिए तो आगे आपका है 48 नंबर। 0.0 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 m MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक में अनमन है। अनमन बताना, हिमांक में अनमन समान होगा, लगभग दुगुना होगा, लगभग तिगुना होगा, लगभग 6 गुना होगा। हम लोग को यहाँ पर देखना है ग्लूकोज और आपका क्या 0.0 m यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले देखना है कि हिमांक का में अनमन जो होता है, जो आपका आयन में टूटते हैं उसी का अनमन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है प्यारे बच्चे, तो ग्लूकोज तो आपका टूटता है नहीं, इस तो ऐसे ही आपका नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड कितना गुना होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालेंगे हम लोग Mg, नहीं मैग्नीशियम क्लोराइड, और दोनों की सांद्रता सेम दिया हुआ है। तो हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों MgCl2। अब इसको जब तोड़ा जाता है तो बनता है Mg प्लस में आपका Cl माइनस 2 से मल्टीप्लाई Mg प्लस 2, नहीं ये चीज ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसमें आपका कितने आयन बनेंगे? मैग्नीशियम का 2, क्लोरीन का 1, यानी कि टोटल कितने आयन हो रहे हैं? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लगभग 3 गुना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट। नहीं अगर सांद्रता सेम है ग्लूकोज और मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के हिमांक में अनमन कितना गुना ज्यादा होगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 गुना ज्यादा होगा। समझ आ गई बात ना? ये चीज है। तो यहाँ पर हिमांक में अनमन आपको ध्यान रखना है कि आयन की संख्या किसमें ज्यादा हो रहा है। तो जिसमें आयन की संख्या जितना ज्यादा होगा उसका हिमांक में अनमन उतना ही ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात ना? चलिए आगे हम लोग को करें कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। इक्वेशन तो कितना बड़ा है आपका? प्रासरण दाब, ऑप्शन डी। अब आपके अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नहीं अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो आपका SPM होता है यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, वो विलायक के कणों को क्या करता है? जाने देता है, लेकिन विलेय के कणों को जाने नहीं देता है, क्योंकि विलेय के जो कण होते हैं वो आपका बड़े और विलायक के कण क्या होते हैं? छोटे। यहाँ पर विलायक के अणु आपका हो जाएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट। ये हम लोग पिछले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। समझ आ गई बात ना? तो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कण को जाने देता है, विलेय के कण को नहीं जाने देता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 50 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग को आगे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। अब इसका जवाब आप लोग को देना है, बताइए आप क्या बताएंगे? नहीं ऑप्शन देखते हैं किसका किसका सही होता है। चलिए तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां ताप कम है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। वहां वायुमंडलीय दाब कम है, हाँ ये बात सही है कि ऊपर पहाड़ पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है? कम होते जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। समझा गई बात ना? तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए क्वथनांक कम हो जाता है। चलिए आगे ना। चलिए देखते हम लोग आगे। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? इसमें से कौन सा गुण आदर्श विलयन है? तो आदर्श विलयन का ही हम लोग को डिफिनेशन पता है कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। तो यहाँ पर यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, हाँ भाई वही तो आपका इसका डिफिनेशन, इसलिए तो इसको आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है, आदर्श विलयन कहा जाता है क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन करता
है, बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समझा गई बात ना, ये चीज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव रक्त का पीएच, यानी कि मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है ना, मानव। तो आपका मानव के रक्त का पीएच मान हम लोग को पता है कि 7 पॉइंट कितना होता है 4, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगी। तो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। चलिए आगे आपका है, इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। हिमांक बिंदु पूछ रहे, किसका न्यूनतम होगा यानी कम, नहीं ये चीज हम लोग जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा, किसका होगा आपको बताना है इसमें से, नहीं। जबकि सांद्रता आपका किसका 0.0 m आपका NaCl, बाकी है तीनों की सांद्रता क्या है, समान है। हम लोग को पूछ रहे हिमांक बिंदु न्यूनतम यानी कम। आप ध्यान रखेंगे जिसकी सांद्रता यहाँ पर ज्यादा होगा, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगा उसका हिमांक बिंदु क्या होगा प्यारे बच्चे, न्यूनतम होगा। ये तीनों का तो सबसे कम है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। न्यूनतम जो होगा वो आपका किसका हो जाएगा साथियों, आपका ए का, यानी NaCl 0.01 m NaCl के जो हिमांक बिंदु है वो न्यूनतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ए इज द राइट। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट गुणांक पूछ रहा है ना कैल्शियम नाइट्रेट का, तो कैल्शियम नाइट्रेट का आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, एक मिनट, कैल्शियम नाइट्रेट और ये टूटेगा कैल्शियम +2 और किसमें टूटेगा, नाइट्रेट में टूटेगा प्यारे बच्चे ना। तो यहाँ पर देखना इसका 1 मोल, इसका कितना कितना हो जाएगा 1 मोल ना। अब इसको हल करेंगे, वियोजन के पहले आपका कितना 1 और 2 आपका 1 + 2 और बटा वियोजन के बाद कितना है 1, यानी कि आपका हो जाएगा 3 बटा कितना 1, यानी कि आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन से हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए इस तरह से बनेगा, वो आपका वो रूल यहाँ पर नहीं लगेगा ना। वो आपका अगर यहाँ पर हम लोग को 1/2 गुणांक का मात्रा अगर दिया हुआ रहता तब वो रूल हम लोग लगाते, लेकिन यहाँ सिंपल हम लोग पूछ रहे 1/2 गुणांक यानी आई का मान। तो वियोजन से पहले आपका 1 मोल है और वियोजन के बाद जो आपका टूटने के बाद इधर कितना हो गया 1 और ये 1 मोल और ये आपका हो जाएगा 2 मोल। तो वियोजन के बाद वाला पर लिखते हैं हम लोग, वियोजन के पहले वाला नीचे लिखते हैं। समझ आ गई बात ना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, यूनिवर्सल के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताना है यहाँ क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी सांद्रता जितना बढ़ेगा उतना आपका क्वथनांक में उन्नयन भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही साथियों, ए आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। समझा गई बात ना ये चीज। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों की राउल्ट के नियम के अनुसार TB बराबर KB गुना A गुना आपका क्या है 1000 बटा में B गुना M, जहाँ KB कहलाता है, KB क्या कहलाता है, राउल्ट का स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, यूनिवर्सल स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे KB जो है उसको उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। चलिए तो आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केबी के बारे में पूछा था, केबी आपका क्या है उन्नयन स्थिरांक है ना, ये चीज है। चलिए तो आगे चलते हम लोग। अब आगे करें सभी शुद्ध पदार्थ के, नहीं शुद्ध पदार्थों के, शुद्ध पदार्थों का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं, हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु परिवर्तनशील होते हैं, हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु अनिश्चित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ आ गई बात ना, ये चीज है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमांक का अनमन स्थिरांक हम लोग से पूछे, हिमांक का अनमन स्थिरांक सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है,
विभिन्न विलायकों के लिए विभिन्न मान होते हैं, दोनों सभी गलत हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो हिमांक का क्या हो, हिमांक का अनमन स्थिरांक जो होता है सभी विलायकों के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। याद रखेंगे हिमांक का अनमन स्थिरांक किसके लिए, सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। समझ में आ गई बात ना। स्थिर यानी निश्चित रहता है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे कर रहे हैं हिमांक के अनमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारण में किया जाता है। याद रखें हिमांक और नमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों का अनुभार निर्धारण में किया जाता है। गैस, वाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील, अविद्युतीय, विच्छेद। इसके लिए तो आप याद रखेंगे अवाष्पशील द्रव, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। अवाष्पशील द्रव के लिए हिमांक और नमन की विधि का उपयोग किया अनुभार निकालने के लिए किया जाता है। क्लियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका करें किसी वाष्पशील द्रव के अनुभार का निर्धारण किया जा सकता है। किसी भी वाष्पशील द्रव, वाष्पशील और अवाष्पशील का मतलब पता होगा आप लोग को, वे द्रव जो ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं वाष्पशील, और जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता ऊष्मा लेने के बाद भी तो उसको अवाष्पशील द्रव कहा जाता है। क्लियर है। चलिए तो आपका यहाँ करें वाष्पशील द्रव, यानी कि ये ऊष्मा मिलने पर वाष्प परिवर्तित हो जाएगा। तो वाष्पशील द्रव के अनुभार का निर्धारण किया जाता है तो वेक्टर मेयर विधि से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा ना। ऑप्शन ए आपका सही है। वेक्टर मेयर विधि से वाष्पशील द्रव का अनुभार का निर्धारण किया जाता है। और अवाष्पशील का पूछे तो आपका हिमांक के अनमन की विधि द्वारा ना। चलिए तो हम लोग को 61 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं। कर हिमांक के अनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं। याद रखेंगे हिमांक अनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा ना। क्रायोस्कोपिक विधि कहा जाता है। नंबर तक देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 63 नंबर में आपका देख सकते हैं आप 63 नंबर का है आपका कि 16 ग्राम बेरियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे, 450 मिलीलीटर होता है। इस विलयन की क्या निकालना है, मोलरता निकालना हम लोग को ना। मोलरता आप लोग को बहुत सारा बता है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग को मोलरता के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, विलय की मोल संख्या और विलयन का आयतन। जो आपका ml में दिया इसको किस में बदलना होगा हम लोग को, लीटर में। नहीं तो सबसे पहले हम लोग मोल संख्या निकाल लेते हैं किसका, आपका बेरियम क्लोराइड का। नहीं तो बेरियम क्लोराइड का मोल संख्या निकालने के लिए यानी NbAcl2, इसका मतलब वो बेरियम क्लोराइड का मोल संख्या। तो इसके लिए हम लोग को अनुभार बटा में अनुभार चाहिए। तो भार तो दिया हुआ है 16, हम लोग को अनुभार क्या हो जाएगा आपका, अनुभार के लिए हम लोग को निकालना होगा। यहाँ बेरियम का होता है द्रव्यमान संख्या कितना, 137 प्लस क्लोरीन का 35.5, यानी कि 71 हो जाएगा। 2 क्लोरीन है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 7 3 10 के 0 हासिल 1 और 1 2, यानी 200 कितना हो गया 8। और हम लोग को यहाँ दिया हुआ है भार कितना 16, यहाँ लिख देंगे 16 बट्टा में 200 कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.769। नहीं ये आपका मोल संख्या निकल गया। अब हम लोग को आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ विलयन का कितना है 450 ml। इसको लीटर में बदलेंगे तो 450 बट्टा में क्या हो जाएगा 1000, नहीं लीटर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.45 आपका क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विलय की यानी बेरियम क्लोराइड की मोल संख्या 0.769 बटा विलयन का आयतन कितना हो गया हम लोग का 0.450। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका डिवाइड करके ना ऐसे दिया हुआ है
तो 0.769 0.450 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही है, नहीं यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे फिर हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे। आपका 50 ग्राम आपका अल्कोहल दिया हुआ है, 50 ग्राम जल के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल का क्या निकालना है? मोल प्रभाज यानी मोलंश निकालना है। तो आप सभी बच्चे दिमाग लगाइए क्या कह रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को मोल प्रभाग निकालने के लिए कह रहा है, जो कि आपका दिया हुआ है भार दोनों का, अल्कोहल का भी और जल का भी, नहीं तो मोल प्रभाग। तो मोल प्रभाग निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि जिसका पूछ रहे हैं उसका मोल संख्या, नीचे आपका कुल मोल संख्या। तो पहले हम लोग जल और अल्कोहल दोनों का मोल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल संख्या दोनों का। तो दोनों के लिए आपका सबसे पहले मोल संख्या निकालेंगे हम लोग। मान लिया अल्कोहल का निकालते हैं, C2H5OH, ये अल्कोहल की मोल संख्या। तो अल्कोहल की मोल संख्या के लिए क्या चाहिए? अल्कोहल का भार बटा अनुभार। इसका भार दिया हुआ कितना प्यारे बच्चे? 50 बटा इसका हम लोग निकालेंगे क्या? अनुभार। अनुभार क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल लीजिए। कार्बन का 12, 12 दुना के 24 प्लस 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। जोड़ेंगे 6 6 12 और 4 16 के 6 हासिल 1 हो गया आपका। 2 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 46। यहाँ लिख देंगे कितना? हम लोग 46 लिख देंगे। 46 अब इसको डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा प्यारे बच्चे? तो आएगा 1.09 के बराबर आएगा, नहीं जब डिवाइड करेंगे तब। आप डिवाइड कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग जल की मोल संख्या निकालेंगे। NH2O बराबर जल का भार कितना दिया हुआ है? 50 है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। अनुभार जल का कितना होता है? 18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना? 2.78 के बराबर आएगा ना। ये डिवाइड करके देख लेंगे आप। 18 से 18 दुना के 36 और फिर आपका 7 से लगेगा, फिर 8 से आपका, नहीं ऐसे पूरी तरह से कटेगा नहीं, लेकिन आपका 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7 7 आते जाएगा, एकदम बढ़ा कर लेंगे यहाँ पर। अब हम लोग को पूछ रहा है जल का क्या चीज निकालना है? मोल प्रभाव यानी मोल अंश। तो हम लोग निकालेंगे जल का मोल अंश बराबर, तो NH2O यानी जल की मोल संख्या बटा आपका अल्कोहल या जल दोनों की मोल संख्या जोड़ देंगे तो C2H5OH अल्कोहल की मोल संख्या प्लस आपका जल की मोल संख्या। अब इसको हम लोग जल की कितना आ गया? 2.78 बटा अल्कोहल का कितना आ गया प्यारे बच्चे? 1.09 प्लस 2.78। अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2.78 नहीं और उधर लिखेंगे बराबर आपका 2.78 बटा इसको जोड़ दीजिए 9 8 17 के 7 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 7 और 1 हासिल हो जाएगा 8। पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। और पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना निकल करके आएगा? ये आपका 0.78 निकल कर आएगा। यही आपका आंसर होगा। देख सकते हो ऑप्शन में आपका कौन ऑप्शन है? ऑप्शन ए 0.78 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग को पूछता है प्यारे बच्चे अल्कोहल का मोल प्रभाज बताइए, तो अल्कोहल के मोल प्रभाज के लिए कुछ नहीं करना था, बस खाली यहाँ पर आपका मोल संख्या चेंज कर देना था। जल के मोल संख्या की जगह अल्कोहल का निकाल, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 में से 0.78 को आप घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा सीधा सीधी। अगर शॉर्ट में निकालना है तो नहीं। अगर हम लोग को किस क्या चीज का पूछता है? अल्कोहल का भी पूछता है। अल्कोहल को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1 में से इसको घटा देते, 1 - 0.78 तो आपका कितना आ जाएगा? 1 में से इसको डिवाइड करेंगे 00 आपका 0.7 है। ये आपका 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, पॉइंट आपका 0 यानी 0 पॉइंट आपका हो जाता 22। किसका? अल्कोहल का। लेकिन हम लोग से पूछा केवल किसका है? जल का, इसलिए हम लोग जल का निकाल के बता दिए। क्लियर है ना? ये आपको नहीं निकालना है, ये हम आपको बता दिए कि अगर इस तरह से पूछे तो आप बता सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे।
आप देख सकते हैं 65 नंबर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो नॉर्मलता कहते हैं, जिसको नॉर्मलिटी या सामान्यता से भी बोला जाता है। यहाँ पर मोलरता सामान्यता यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, यानी नॉर्मलिटी कहा जाता है। क्लियर है ना? याद रखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की जो संख्या होता है, ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मलिटी यानी सामान्यता कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं हम लोग, ग्राम अणुओं की संख्या यानी मोल संख्या ना। तो विलेय के मोल संख्या को हम लोग 1 लीटर विलयन में अगर विलेय की मोल संख्या तो उसको मोलरता कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका मोलरता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर 1 केजी यहाँ पर रहता तो आपका क्या हो जाता? मोलरता हो जाता है। क्लियर है ना? ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए कर 27 डिग्री सेल्सियस पर 18 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज विलयन का परिसारिक दाब यानी प्रासरण दाब आपका इतना वायुमंडलीय एटीएम दिया हुआ है ना, तो ग्लूकोज का अनुभार बताना है, यानी एम निकालना है आपको, नहीं ग्लूकोज का अनुभार बताना है। तो अब यहाँ पर बच्चे जो दिया हुआ है टी का मान आपका दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन बदलेंगे तो 273 प्लस क्या हो जाएगा 27 बराबर 300 केल्विन। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है प्रासरण दाब अर्थात पी यानी पाई बराबर आपका दिया हुआ है 2.46। इसके बाद हम लोग को आप निकालना है और 18 ग्राम दिया हुआ आपका W दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चाहिए? पी प्रासरण और आर है, हम लोग जानते हैं गैस स्थिरांक क्या होता है 0.0828। अब हम लोग जानते हैं चूंकि प्रासरण दाब बराबर P बराबर CR इंटू क्या होता है T। P का मान कितना दिया हुआ है 2.46 बराबर C W बट्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये सांद्रता है, W बट्टा क्या हो जाएगा M गुना R का मान 0.0828 गुना टेम्परेचर कितना दिया हुआ आपका 300। नहीं तो अब इसको हल करेंगे हम लोग तो 2.46 बराबर W कितना दिया हुआ आपका 18। W के यहाँ पे लिख लेंगे W आपका दिया हुआ कितना 18। तो अब यहाँ पर ले देंगे 18 बट्टा हो जाएगा M मल्टीप्लाई 0 या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? गुना करेंगे तो आपका आएगा बबुआ 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 8 त्रिके 24 के 4 हासिल 2, 3 0 0 और हासिल 2 आपका पॉइंट, यानी कि आपका क्या वो 0 है 2 0, तो आपका 2 0 पॉइंट के बाद यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 2 0 बैठा देंगे तो 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट आ जाएगा ना। इसको थोड़ा सा और दूर करके लिख देंगे हम लोग, नहीं इस तरह से। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है? 4 अंक, यहाँ पर भी 4 अंक होना चाहिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब ये सब हम लोग m है आपका, तो m को ये दोनों गुना में इधर आएगा तो कोची में आ जाएगा? भगा में, नहीं इधर गुना आती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इधर आ जाएगा 2.46 उधर चला जाएगा, तो m बराबर आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई आपका 24.63 नहीं तो अब 24.63 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 2.46 नहीं a। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे m बराबर, अब इसको क्या करेंगे हल, इसको टोटल जब अब हल करेंगे बाबू सॉल्व करेंगे गुना करके भाग देंगे तो आपका टोटल निकल करके आएगा कितना 180 आएगा ना। इससे भागा देंगे और फिर गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका। सिंपल सा देख सकते हैं कि आप ये पॉइंट से पॉइंट कुछ हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना आएगा काटने के बाद 180, जो कि आपका ऑप्शन कौन दिया हुआ है? ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभार निकाल सकते हैं। समझ रही बात ना? चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है?
स्थिर संगठन पर क्या होगा, उबलेगा, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे एजोट्रॉफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, एजोट्रॉफ बोलते हैं ना। याद, जब स्थिर संगठन पर अगर उबलता है कभी भी जब दो द्रव, तो उसे हम लोग एजोट्रॉफ कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो अब आगे आपका है कि आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो आइसोटोनिक जो होते हैं बच्चे, स्थिर क्वांटीय मिश्रण जो होता है उसका आपका परासरण दाब और सांद्रता दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि परिसारिक दाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है ना। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं परिसारिक दाब, यानी परासरण दाब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5% आपका दिया हुआ कैन शुगर, यानी कि चीनी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चीनी, और जिसका अनुभार आपका 342 है। आइसोटोनिक है, 1% घोल के साथ, तो अनुभार कितना है, अनुभार निकालना है हम लोग को ना। क्या निकालना है, अनुभार, किसका, घोल का, यानी कि घोल माने कुछ हो गया आपका विलयन, नहीं ये चीज चीनी घोला हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि विलयन आपका कितना 100 ml है। कितना ml, 100 ml, यानी 100%। 100% में से आपका 5% यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा WA, इसको मान लेते हैं, जो कि WA हो जाएगा आपका कितना, या इसको WA नहीं तो W1, यानी पहला अवयव मान लेते हैं इसको W1 ना। तो W1 बराबर आपका हो जाएगा कितना बच्चे, 5 ग्राम, और इसको आयतन यानी कि V मान लेते हैं, V1, तो ये आपका V1 बराबर हो जाएगा कितना ml, 100 ml। अब जबकि हम लोग यहाँ पर M1 आपका 300 कितना हो जाएगा, 42। अब इधर आते हैं, तो अब ये आपका 1% है, यानी कि W2 हो गया आपका 1 ग्राम, और V2 हो जाएगा 100 ml, ये भी आपका विलयन रहेगा। 100 ml हम लोग को M2 क्या करना है, फाइंड करना है ना, ये चीज। ताई हम लोग फार्मूला होता है क्या, कि W1 बटा M1 V1 नहीं बराबर W2 बटा M2 V2 होता है। तो अब यहाँ W1 बराबर कितना हो गया, 5 बटा M1 कितना हो जाएगा 342 मल्टीप्लाई V2 यहाँ होगा, V1 नहीं, V1 यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V1 अब V1 कितना 100 ml बराबर W2 कितना हो जाएगा 1 ग्राम। आपका M2 हम लोग को ज्ञात करना है, M2 क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो M2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, M2 ज्ञात करना है, और V2 हो जाएगा आपका कितना 100। तो 100, अब इसको हम लोग क्या कर 100 से 100 खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे M2 5 M2 क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 300 कितना हो जाएगा 42। M2 बराबर 342 बट्टा में कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे, M2 बराबर इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना 6 पचे 30, और आपका फिर 8 पचे 40, यानी कि 68 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4, जो ऑप्शन नंबर कौन से आपका सी इज द राइट। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, आपका यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोग। एक जलीय विलयन का हिमांक आपका दिया हुआ है, इस विलयन के लिए Kb भी दिया हुआ है, Kf भी दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टीवी बोल रहा है पहले बच्चे ज्ञात करने के लिए, डेल्टा टीवी बराबर 5। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को विलयन का हिमांक दिया हुआ है, यानी कि TF बराबर -0.187 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और हम लोग को पता है विलयन का हिमांक है ना। और अगर शुद्ध विलायक हिमांक यानी जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ T0F बराबर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, आपेक्षिक अवनमन, यानी डेल्टा TF बराबर T0F आपका माइनस TF होता है ना, बराबर T0F यानी कितना है आपका विलायक का 0, माइनस इसका कितना आपका है -0.186, यहाँ दिया हुआ है नहीं।
अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जीरो जोड़ेंगे घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.86 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को क्या निकल गया, आपेक्षिक अनमन निकल गया ना, डेल्टा टीएफ निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है प्यारे बच्चे के वी इंटू आपका क्या होता है एम होता है ना, लेकिन हम लोग को एम तो नहीं पता है। अब एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ नहीं हम अनमन स्थिरांक और मल्टीप्लाई क्या होता है एम, क्योंकि के एफ हम लोग को दिया हुआ डेल्टा टी एफ निकल ही गया। तो 0.186 बराबर के एफ कितना दिया हुआ है 1.86 यानी 86 और मल्टीप्लाई आपका एम, इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा ना। तो अब एम बराबर आपका आ जाएगा 0.186 यानी 186 बट्टा में आपका हो जाएगा 1.86। अब इसको हल करेंगे तो आपका m बराबर क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर आपका पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद तीन डिजिट यानी 3 अंक है तो 100 कितना हो जाएगा 86 और नीचे आपका 2 है तो ऊपर में 2 जीरो बैठ जाएंगे और नीचे आपका क्या हो जाएगा 186 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ऊपर में आपका 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब m बराबर आपका बचेगा 1 बटा कितना 10, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, m निकल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से डेल्टा टीएफ टीवी निकालने के लिए ना, यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी निकालने के लिए आपका क्या करेंगे केवी का मान दिया हुआ हम लोग को यहाँ देख सकते हैं उन्नयन स्थिरांक यानी 0.512 मल्टीप्लाई एम कितना निकल गया 0.1। अब इसको हल कर दीजिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाएगा 215 और आपका हो जाएगा 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट और 1 आपका 4 डिजिट हो जाएगा ना, यानी कि 0.0512 ऑप्शन है यहाँ पर आपका इतना डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा आंसर, नहीं यही आपका आएगा आंसर जो आपका यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा बी, नहीं बी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं आराम आराम से, आपका कोई हड़बड़ी नहीं है सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करना है आप लोग को, नहीं ये चीजें। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए कि आपका सिंपल इसमें कह रहा है आपका एक विलयन दिया हुआ जलीय विलयन जिसका हिमांक दिया हुआ है, विलयन के लिए केवी क्या होता है तो आपका उन्नयन स्थिरांक होता है, केएफ अनमन स्थिरांक होता है, क्वथनांक उन्नयन निकालना है जिसका फार्मूला केवी और इनटू में क्या होता है एम होता है। तो एम हम लोग निकाल लिए कहाँ से डेल्टा टीएफ से, और एम निकालने के बाद आपका डेल्टा टीवी बराबर केवी जो केवी का मान आपका दिया हुआ है और एम निकाल कर हम लोग इस तरह से सॉल्व करके आंसर लाते। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। अब बर्तन नंबर 5% कैन शुगर जिसका अनुभार दिया हुआ है आइसोटॉपिक 1% आपको होल के साथ इसका अनुभार, एक क्वेश्चन अभी जस्ट आया था ना, ओ सॉरी डबल क्वेश्चन हो गया एक साथ 71 हाँ 5% जो कि अभी यहाँ पर सॉल्व किया इसको नहीं, यही है आपका ये ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही है, वही क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया। चलिए हाँ एक क्वेश्चन आपका भी जस्ट सॉल्व किया हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन यानी एसटीपी पर पूछ रहा हम लोग को ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो आपका किसी भी गैस का आयतन होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, नहीं इसको याद रखिएगा आप लोग, किसी भी गैस या सामान्य ताप एवं दाब पर गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देखे आपको बताए हुए हैं कि जो ताप से प्रभावित नहीं होता है वो आपका है मोललता, मोल प्रभाज और एक आपका भार प्रतिशत। तो इसमें कौन सा दिया आपका मोललता नहीं है, आपका मोल प्रभाज यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका कह रहा है केबी बराबर डेल्टा टीवी जबकि घोल की मोललता है 1 2 3 4, मतलब कि केबी और डेल्टा टीवी उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक उन्नयन दोनों बराबर कब होगा जब मोललता। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर होता है
के बी गुना कोची एम। तो अब डेल्टा टी बी बराबर, अगर हम के बी एम का मान 1 लेंगे तो आपका डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, के बी, यानी कि एम यानी मोलरता आपका कितना होना चाहिए 1, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ओ यहाँ पर ज्यादा हो गया, ए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नहीं, यानी अगर मोलरता 1 होगा तब डेल्टा टीवी बराबर क्या हो सकता है, केवी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। करा बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक यानी कि आई बताना, हम लोग को क्या बताना है, आई। नहीं, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक, यहाँ पर गुणांक हो जाएगा, गुणांक नहीं, आई का मान बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या थे, पहले बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला गया ना, यानी कि C6H5COOH। अब इसको किस में घोला गया है साथियों, बेंजीन में। किसमें, बेंजीन। अब बेंजीन घोलने पर ये आपका डबल हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा C6H5COOH, नहीं ये हॉल 2 आपका हो जाता है। अब इसको भी संतुलित कर देंगे, नहीं ये चीजें। तो अब हम लोग को आई बराबर पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या होता है, वियोजन के बाद की जो आपका होता है मात्रा, और फिर वियोजन बटा वियोजन के पहले। तो वियोजन के पहले यहाँ पर कितना मोल है, 2 मोल, नहीं, और वियोजन के बाद यहाँ पर आप वियोजन के पहले इधर 0 हो जाएगा, लेकिन वियोजन के, अब यहाँ देखना है ये आपका वियोजन के पहले का, वियोजन से पहले उतने से 2 मोल, नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग क्या, उधर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं ये जो आपका है ये हॉल्ट वाइज है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 मोल और ये हो जाएगा 2 मोल, यानी कि आई बराबर ए टूटने के वियोजित होने से पहले आपका कितना होगा, नहीं, और ये होने के बाद तो 1 ओम में मोल, और इधर आपका 2 है, तो ये आपका हो जाएगा वियोजन के बाद 1 बटा वियोजन से पहले 2, यानी कि आई बराबर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.5, नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन इधर आएगा। इसमें सिंपल आपको समझना है कि जब बेंजीन को बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में डालने गिरने से पहले, ये आपका टूटने से पहले इसका जो मोल था वो आपका 1 मोल था, और ये आपका जैसे ही इसमें घोला जाता है, घोलने के बाद एक आपका कितना हो जाता है 2 इसका अणु बनते हैं, जिसका आपका मोल कितना होता है 1 होता है ना। तो ये हो गया आपका क्या, घुलने के बाद और घुलने से पहले। तो घुलने के बाद वाला को ऊपर और घुलने से पहले को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखा जाता है। तो यही आपका 1/2 गुणांक होता है, जो कि आपका 0 पॉइंट कितना आया 5, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 250 ml घोल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोले रहने पर घोल की मोलरता होगी। मोलरता निकालना है, ये तो आप लोग बना ही सकते हैं ना, समझ गए, तो आप लोग बना सकते, सिंपल सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, मोलरता। मोलरता निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, विलेय की मोल संख्या बटा विलयन का आयतन, नहीं वो भी कोची में लीटर में चाहिए, तो यहाँ ml में दिया, इसको लीटर में बदल लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, के विलेय की मोल संख्या। तो विलेय की मोल संख्या आपका भार बटा अनुभार, तो यहाँ हो जाएगा आपका भार कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप W1 बटा में, या WA और M1, W1 M1 या WA लिखेंगे तो MA लिखेंगे, गुना आपका 1000 बटा में आपका हो जाएगा आयतन। अब इसको हल करेंगे, W1 आपका कितना दिया हुआ है 4, यानी कि भार दिया हुआ, अनुभार इसका निकाल लेंगे तो सोडियम का 23 + 16 + 1, यानी कि आपका 7, यानी कि आपका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। अनुभार ध्यान लिख देंगे 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100, और आयतन आपका कितना दिया 250। एक 0 से 0 खत्म, एक 25 चौका कितना हो जाएगा आपका, ये भी कर 25 चौका 100, यानी और ये 4 ढाके 40, यानी कि आपका 4 बटा में हो जाएगा 10, डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, यानी कि 0.4 आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है?
इस तरह से बना सकते हैं, सिंपल सा एकदम। ये आपका मोल संख्या हो गया ना, किसका मोल हो गया, विलेय का, जो आपका कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग जानते हैं विलयन का आयतन लीटर में, क्योंकि एमएल में दिया था तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, लीटर में, नहीं ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे की ओर। अब कह रहा है 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड W/W घोल दिया गया है, इसका क्या निकालना है, मोललता। क्या निकालना है, मोललता निकालना हम लोग को ना, ये चीज ध्यान रखें। तो मोललता के लिए आपको क्या चाहिए, मोललता। तो मोललता के लिए फार्मूला आपका होगा विलेय की मोल संख्या, जो विलेय आपका यहाँ पर मान लेते हैं इसको हम लोग W1, नहीं W1 क्या मान लेते हैं इसको, W1, और ये आपका W1 जो आपका 100 ग्राम में 20% है, यानी कितना ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम। इसको मान लेते हैं M1 जो आपका हो जाएगा कितना, 40। इसके बाद आपका घोल दिया गया यानी जल, तो आपका 20 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल हो जाएगा 80% यानी 80 ग्राम। तो W2 बराबर हो जाएगा कितना, 80, और आते 80 हो जाएगा 80 ग्राम, नहीं ये चीज। और हम लोग को 80 ग्राम आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब W1 बटा में हो जाएगा M1 गुना 1000 यानी 1000 बटा में आपका हो जाएगा W2। तो W1 का मान कितना हो जाएगा, 20 बटा M1 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ लिख देंगे 40 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1000 बटा में W2 आपका कितना ग्राम, 80 ग्राम। अब एक 0 से 0 खत्म, ये 0 से 1 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 4 गुना के 8 और 5 गुना के 4 गुना के 8 5 गुना के 10। अब इसको हल करेंगे तो आपका 5 चौका 20, आपका आ जाएगा 25 बटा में नीचे कितना 4, डिवाइड करेंगे 6 अति 4 बचे आपका 20 और 6 चौका 24, और बचेगा आपका फिर 1 यानी कि हाँ फिर आपका हो जाएगा 1 6 चौका 24 और 1 बचेगा आपका शेष। तो फिर आपका पॉइंट देके 0 बटेगा 10 हो जाएगा, 4 गुना के 8 और फिर 5 चौका 20 यानी कि 6.25। ऑप्शन आपका है कौन, बी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चे। आगे आपका कर है जल के कड़ापन का कारण, जड़ कठोर किसके कारण होता है, तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी। याद रखेंगे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण जल कैसा होता है, कड़ापन होता है ना, ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। कितना बार क्वेश्चन आ गया भाई, चलो मोलरता को तो मोल प्रति लीटर, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, नहीं मोल प्रति लीटर मोलरता को। इसके बाद आपका आगे है संप्रासरी विलयन में समान होती है, क्या होता है, मोलर सांद्रता, मोललता, नॉर्मलता, इनमें से कोई नहीं, तो मोलर सांद्रता आपका क्या होता है, समान संप्रासरणी विलयन में ना। चलिए आगे आपका है 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा, प्रासरण दाब बताना है ना। तो प्रासरण दाब यानी कि आपका दिया हुआ है T बराबर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे 273 प्लस में हो जाएगा 27 बराबर आपका कितना आ जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद आपका हम लोग को C बराबर दिया हुआ है 1 मोलर सांद्रता दिया हुआ है। इसके बाद R गैस स्थिरांक आपको पता है 0.0821 होता है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, P बराबर क्या हो जाएगा 1। अब चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर CRT होता है। अब P को पाई से भी लिखते हैं ना, याद रखना। तो P बराबर C कितना है 1 मल्टीप्लाई R कितना है 0.0821 मल्टीप्लाई T आपका कितना है 300। अब इसको हल करेंगे आपका हो जाएगा 3 गुना के 6 और 8 त्रिकी 24 के 4 हासिल 2 3 0 0 और 2 हासिल 2 0 एकम 0 और क्या को 0 बैठ जाएगा यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 4 अंक यहाँ पर आपका 2 और 2 4 यहाँ हो जाएगा, यानी कि आपका 2.46 आपका नहीं 2.46 ये आपका हो जाएगा प्रासरण दाब है, निकाल करने के लिए कह रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट। क्लियर है? 2 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4 6। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। समझ गए? प्राश्रम दाब। चलिए आगे कार्य आपका क्या? आगे कर है किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। वायुमंडल दाब एटीएम आपका एक एटीएम एटमॉस्फेरिक दाब दिया हुआ है, सबसे उच्च होता है किसका? जबकि सांद्रता सबके क्या है? बराबर। तो आपका क्वथनांक ज्यादा कि जिसका आयन की संख्या ज्यादा होगा, जिसके अणु आते नहीं कण की संख्या ज्यादा यानी आयन की संख्या ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। ये दोनों तो आपका टूटेंगे नहीं, सुक्रोज और ग्लूकोज, ये दोनों ऐसे ही खत्म। अब इसमें देखते हैं तो ये सोडियम आयन प्लस में क्लोरीन आयन, यहाँ पर आपका कितने हो जाएंगे? आयन 2। ये आपका टूटेंगे तो बेरियम +2 और प्लस में क्लोरीन माइनस ना, तो अब यहाँ पर 2 और 1 कितने? 3, तो यहाँ पर ज्यादा है यानी कि बेरियम क्लोराइड का जो क्वथनांक होगा एक वायुमंडल दाब पर सबसे ऊंच होगा। समझ गए ना? इन चारों में से समझ आ गए ये चीजें। चलिए ध्यान रखना है आपको, आयन की संख्या ज्यादा इसलिए आपका इसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा ना। चलिए आगे हम लोग का कार्य है कि आदर्श घोल का उदाहरण है। आदर्श घोल यानी कि आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन का, तो एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन यानी नॉर्मल हेप्टेन तथा नॉर्मल हेक्सेन जो होता है आदर्श विलयन का उदाहरण होता है, आदर्श विलयन दर्शाता है ना। ये क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका कार्य वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है घोले यानी विलेय। घोले मने कोची हो गया? विलेय। याद रखें घोले मने क्या हो गया आपका? विलेय। हाँ, घोले मने विलेय। विलेय और घोलक किसको बोलते हैं? विलायक को बोला जाता है ना, विलायक। तो आप पूछ रहे हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है घोल के मोल प्रभार, घोलक के मोल प्रभार, घोलक के मोललता, घोल के नॉर्मलिटी। तो आप याद रखें विलेय की मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ए इज द राइट। नहीं, ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है ना? चलिए आगे हम लोग का कार्य आपका अगला क्वेश्चन क्या कि दो द्रवों से बना एक एजोट्रॉपिक घोल यानी कि विलयन। घोल माने कौन चीज? विलयन का रहा ना, विलयन। विलयन का क्वथनांक दोनों द्रवों से क्या कम होता है, जबकि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दिखलाता है, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दिखलाता है, राउल्ट नियम से कोई विचलन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि जब कोई दो द्रव से बना एक एजोट्रॉपिक घोल यानी एजोट्रॉपिक विलयन का जो क्वथनांक होता है दोनों द्रवों से क्या होता है? कम होता है। कब? जबकि वह आपका राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दिखाता है? धनात्मक विचलन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आगे कर है कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.082 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? यानी कि सी पूछ रहा है हम लोग से ना, क्या पूछ रहा है? सी क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रासरण दाब आपका कि जिसका प्रासरण दाब आपका 300 केल्विन पर इतना दिया होगा ना, प्रासरण दाब इतना है, ताप इतना है, तो सांद्रता पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले आपका टेम्परेचर आपका 300 केल्विन दिया हुआ है, आपका दाब दिया हुआ है कितना? 0.0821। हम लोग आर का मान जानते हैं 0.0821, सी बराबर हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? तो आपका हो जाएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है CRT, तो P का मान आपका दिया हुआ 0.0821 बराबर C ज्ञात करना हम लोग को, R का मान 0.0821 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा कितना? 300। टेम्परेचर नहीं, अब C इधर आपका ये दोनों कोची में है, गुना में, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भागा में। तो आपका हो जाएगा C बराबर हो जाएगा 0.0821
बटे ये दोनों गुना में इधर आया तो भागा में, यानी 0.0821 मल्टीप्लाई हो जाएगा 300। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 300, नहीं अब इससे तो ये कट जाएगा, अब बचेगा आपका बचे 1 बटा कितना 300। 300 तो डिवाइड करेंगे तो आपका 0.00 आपका क्या हो जाएगा 3 आते जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका डी इज द राइट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ना, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? तो इस तरह से सांद्रण आपका क्या हो जाएगा 0.003। क्लियर है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसी तरह से आपको ऑप्शन क्वेश्चन समझना है, पहले समझ करके सॉल्व करके इसके बाद आपको आंसर मानना है, नहीं अगवा का आंसर नहीं मानना है। बस आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस आप करेगा तो क्वेश्चन बहुत तेजी से बन जाएगा ना, कम समय में आप बना लेंगे। चलिए फिर आगे करा आपका क्या कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। अब इसमें देखिए सबकी तो सांद्रता सेम दिया हुआ है, सांद्रता सेम है, बस अब पूछ रहा है क्वथनांक अधिकतम होगा यानी ज्यादा, किसका होगा तो जिसका आयन की संख्या ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आयन की संख्या निकालेंगे, क्योंकि सांद्रता सबका सेम है तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर सांद्रता, सांद्रता निकालेंगे। इसका तो क्या होगा बाबू, ये आपका सोडियम आयन और प्लस में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ कितने आयनों की संख्या हो गए 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोडियम आयन, नहीं 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फेट आयन, यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। इसमें आपका अमोनियम नाइट्रेट NH4 पर हो जाएगा आपका प्लस NO3 पर माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। और यहाँ पर भी पोटेशियम आयन और प्लस में नाइट्रेट आयन, आपका यहाँ पर भी 2 आयन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी यहाँ क्या है 3। यानी कि सोडियम सल्फेट में आयन की संख्या ज्यादा है, इसलिए सोडियम सल्फेट का क्वथनांक क्या होगा अधिकतम होगा। ए ऑप्शन चारों में सबसे ज्यादा किसका होगा सोडियम सल्फेट का, कि सोडियम सल्फेट में कणों की संख्या क्या है ज्यादा, यानी आयनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए क्वथनांक अधिकतम होगा किसका सोडियम सल्फेट। समझना ये बात ना, कहने का मतलब है क्वथनांक अधिकतम का मतलब अगर ये चारों को आप गर्म करेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर कौन लेगा सोडियम सल्फेट लेगा ना, ज्यादा टेम्परेचर कौन लेगा सोडियम सल्फेट, ये चारों की तीनों की अपेक्षा। क्लियर है ना, यही चीज आपका कह रहा है। इसके बाद आगे कर हम लोग को किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, बिलियन की मोलरता बताइए। मोलरता ही तो आप लोग को कई एक बार बताया नहीं, आपका बस खाली इसका मात्रा चेंज है, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। तो मोलरता बराबर हम लोग को बिलियन की मोल संख्या बटा बिलियन का आयतन बच्चे में चाहिए लीटर में, तो सिंपल सा है मोलरता बराबर नहीं मोल संख्या किसका विलेय का, तो विलेय की मोल संख्या बराबर आपका W बटा में क्या होगा M, ध्यान ले लेते हैं इसको, मान लेते हैं WA बटा में क्या MA और मल्टीप्लाई ml में दिया है तो इसको हम लोग लीटर बदलेंगे, यानी कि 1000 बटा में क्या हो जाएगा V। अब WA कितना ग्राम दिया हुआ है 2 ग्राम, इसका MA निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 23 + 16 + 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, यानी यहाँ हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1000 बट्टा भी आपका कितना हो जाएगा 200। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, अब ये 2 से 2 खत्म, 1 बट्टा कितना बचा 4, इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 25 मोलरता आ जाएगा ना, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यानी ऑप्शन है कहीं ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। क्लियर है ना ये जी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे ना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता उपरोक्त तथ्य किसके अनुसार है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय मतलब जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, नहीं रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, क्या होता है आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के क्या होता है बराबर होता है।
ये बात किसने कहा था, किसके अनुसार होता है, कौन से वैज्ञानिक के अनुसार ना, तो ये आप याद रखें राउल्ट के नियम के अनुसार आपका ऐसा होता है। नहीं, राउल्ट ने बताया था कि अवास्तविक रखने वाले जो बिलियन के वाष्प दाब होते हैं उसका अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर होता है, यानी राउल्ट का नियम के अनुसार। समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग का है यहाँ पर कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 m बिलियन का प्रासरण दाब उच्चतम होगा। प्रासरण दाब पूछ रहा है इसमें से ना, तो ये आपका टेम्परेचर तो सबका सेम है, सांद्रता भी सेम है, तो यहाँ पर देख लेना बस सिंपल सा ग्लूकोज और यूरिया तो टूटेंगे ही नहीं, दोनों गलत। अब यहाँ पर आपका बनेगा कैल्शियम +2 और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन माइनस, यानी यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पर पोटेशियम आयन प्लस क्लोरीन आयन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी आयन की संख्या ज्यादा है, मतलब ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का प्रासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ना, ये क्योंकि यहाँ आयनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आगे है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, इसमें से बताना चारों में से। आपने अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आपको बताया भी है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका संकेत रूप में दिया हुआ है। तब डेल्टा टीएफ क्या है, ये डेल्टा टीएफ आपका अपेक्षिक अवनमन है। क्या है प्यारे बच्चे, अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अनमन, अनमन नहीं। इसके बाद पाई आपका क्या हो जाएगा, प्रासरण दाब। पाई क्या है, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। ये भी आपका अनुसंग गुणधर्म ये भी है, और ये आपका है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन नहीं, तो ये भी आपके तीनों हैं, लेकिन के भी उन्नयन स्थिरांक ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी। यानी कि के भी आपका क्या है, उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक के प्यारे बच्चे ना, स्थिरांक। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे ना, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। सिंपल सा है, यहाँ पर हम लोग मोलरता के लिए निकाल लेंगे, मोलरता बराबर W1 बटा क्या हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाई 100 बटा में आपका V। अब W1 कितना हो जाएगा आपका 5 ग्राम दिया हुआ है, M1 इसका अनुभार हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, 40 मल्टीप्लाई 1000 बटा में वॉल्यूम या आयतन कितना दिया हुआ है 250। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 4 कहाँ के 40, 2 पचे 10, यानी कि 1 बटा आपका कितना हो जाएगा 2। 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से बच्चे हम लोग प्रैक्टिस इतने बार आप लोग को करा दिए, इतने सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ताकि अगर आप अगर सिंसियर होकर के अगर देखे होंगे तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा। नहीं, ये चीज तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जो आपका होते हैं ये सब आप प्रैक्टिस का चीज है, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। क्लियर है ना ये चीज। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं कि किसी घोल 1 m का प्रासरण दाब निरूपित किया जाता है। अब यहाँ सांद्रता दिया हुआ है, अब इसका प्रासरण दाब क्या होगा, तो प्रासरण दाब P बराबर होता है CRT। तो P हम लोग को C दिया हुआ 1 गुना में R क्या हो जाएगा T, यानी P बराबर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा RT, यही आपका हो जाएगा। नहीं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है P बराबर ST बटा C, P बराबर CT बटा S नहीं होगा, ये भी नहीं, P बराबर SC बटा T नहीं, अब P बराबर ST, हाँ ये हो जाएगा क्योंकि R को S से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका होता है ST, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। सही याद रखिएगा, R को S से भी लिखते हैं ना, R की जगह S भी होता है। आपको कहेंगे प्रासरण दाब इस तरह से मिलेगा, यानी कि
पाई बराबर आपका हो जाएगा CST। इस तरह से भी देखने को मिलेगा ना। ये चीज तो S आपका R की जगह, पाई आपका P की जगह। सुना गई बात ना। ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन अगर आप कहेंगे कि सर आपने तो आपका RT बताया था, यहाँ पर S दे दिया, तो S भी R की जगह होता है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद आगे हम लोग को कह रहा है कि यदि सोडियम सल्फेट के वियोजन की मात्रा अल्फा है, क्या है, अल्फा हो, तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वांट हाफ गुणांक यानी I का मान बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे कि जो आपका वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व यानी कि पहले जो आपका है वो कितना होगा, आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4, अब ये टूटेगा किसमें, Na प्लस और प्लस आपका सल्फेट ना, आयन में आपका टूट जाएगा। अब आपको वियोजन के पूर्व देखना है, आपको इसकी मात्रा, वियोजन की मात्रा कितना है, अल्फा कितना है, ए आपका अभी तो रहेगा 1 और यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर क्या रहेगा 0। अब वियोजन के बाद देखना हम लोग को, वियोजन के बाद जो आपका मात्रा वो कितना है, वियोजन की मात्रा अल्फा यानी पहले 1 था, अब आपका कितना हो 1 माइनस अल्फा, और इधर अभी आपका क्या हो जाएगा 2 है, तो ये आपका 2 अल्फा, और इधर आपका हो जाएगा क्या, अल्फा हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वांट हाफ यानी I निकालने के लिए वियोजन के पहले, वियोजन के पूर्व 1 है, अब वियोजन के बाद आपका, तो वियोजन के बाद वाला ऊपर लिखते हैं नहीं, 1 माइनस अल्फा, और उधर आपका कितना प्लस में 2 अल्फा प्लस अल्फा, बटा वियोजन के पहले 1 और उधर 0 है ना, तो आपका 1 हो जाएगा। I बराबर 1 अल्फा से अल्फा खत्म, 1 प्लस में आपका 2 अल्फा हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा बबुआ, 1 प्लस 2 अल्फा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वांट हाफ गुणांक निकाल सकते हैं। फार्मूला बस आप ध्यान रखिएगा कि वियोजन के पहले वाला को नीचे और वियोजन के बाद वाला को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, दोनों साइड का। समझ गए ना ये चीज। चलिए आगे कर हम लोग को सोडियम कार्बोनेट के 0.2 एम बिलियन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है, कितना होगा आपका आवश्यक मात्रा ना, ये आपका बिलियन का सांद्रता दिया हुआ है भाई, और ये आपका कितना है 500 में वॉल्यूम यानी आयतन में दिया हुआ है, के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगा, यानी W बताना है आपको ना, मात्रा बताना है कितना ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि मोलरता हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मोलरता, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे मोलरता 0.2 एम दिया हुआ है आपका, और बराबर W1 बटा एम निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग, तो क्या हो जाएगा सोडियम का 23 गुना के 46 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 16 48, को हल करेंगे 8 10 6 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 4 9 और कितना हो जाएगा 10, 100 कितना हो जाएगा बच्चे 7 सर 106, और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1000 बटा में आपका 500 दिया हुआ बिलियन ना, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 गुना के 10, अभी कट जाएगा आपका कितना 5 गुना के 10 3 गुना के 6, अब इसको हल करेंगे तो आपका W क्या आ जाएगा 0.2 बराबर W1 बटा में 53, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, W1 बराबर हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा आपका 53 यानी 53, गुना करेंगे 3 गुना के 6 5 गुना के 10, पॉइंट के बाद एक अंक यानी कि 10 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका हो जाएगा आंसर, इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है ना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए तो अब मोलरता में बस आपको अनुभाग निकालने आना चाहिए, सबका द्रव्यमान संख्या याद आता आप अनुभाग निकाल सकते हैं, कितना बार बताएं आप लोग को निकालने के लिए,
इसके बाद आगे हम लोग का है 90 ग्राम, कितना ग्राम, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभास है। मोल प्रभास बताने के लिए कह रहा है। 90 ग्राम जल है और इसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज घोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को भार तो दिया हुआ W है, लेकिन M नहीं है, यानी अनुभार नहीं है। तो अनुभार हम लोग क्या चीज से निकालते हैं, फार्मूला। जैसे यहाँ जल का होता है क्या, H2O, जिसको अगर निकालेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर हो गया कितना, 18। अगर ग्लूकोज का निकालना हो तो ग्लूकोज का निकालने के लिए हम लोग 180 आता है, इसे C6H12O6। इसको अगर निकालना हो तो कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस में 16 96, जोड़ेंगे तो आपको 100 कितना आता है, 80। तो ये हो जाएगा अनुभार, ये अनुभार, ये हो जाएगा आपका भार ना, ये चीज। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का पहले निकाल लेंगे हम लोग मोल संख्या, क्योंकि मोल प्रभाव में हमको मोल संख्या की जरूरत पड़ता है। तो क्या करेंगे हम लोग, NH2O जल की मोल संख्या, तो जल के भार बटा अनुभार, तो भार आपका कितना 90 बटा आपका कितना 18, तो 18 पचे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 मोल हो जाएगा जल, होगा ना। इसके बाद आपका NC6H12O6 यानी ग्लूकोज की मोल संख्या, तो ग्लूकोज का भार 1.8 है, बटा में अनुभार आपका इसका कितना है, 180। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग मोल संख्या का निकालना हो तो ये आपका पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, एक जीरो पहले से एक और बढ़ा, तो 18 से 18 खत्म, 1/100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर दोनों की मोल संख्या निकल गया हम लोग को। मोल प्रभाव हम लोग को निकालना है किसका, ग्लूकोज का। C6H12O6 ग्लूकोज की मोल संख्या, अरे ग्लूकोज की मोल अंश निकालना है, तो ग्लूकोज की मोल संख्या लिखेंगे हम लोग 12O6 हो जाएगा, और बटा ग्लूकोज की मोल संख्या, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में आपका हो जाएगा NH2। अब आप NH2O, तो अब इसका ग्लूकोज की मोल संख्या हम लोग को कितना आया है, 0.01 बटा 0.01 प्लस में आपका हो जाएगा 5। इसको हम लोग हल करेंगे, 0.01 बटा ये आपका हो जाएगा 5.01, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आपका बचेगा कितना, 1/501। अब इसको डिवाइड करना है आपको ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0 पॉइंट आपका कितना आ सकता है, इधर डिवाइड कर दीजिए, 501 डिवाइड में 1, और डिवाइड करेंगे 0 देंगे 0, फिर नहीं कटेगा तो एक और 0 यहाँ पर पॉइंट देकर के 0 बैठाएंगे, फिर एक और 0 देंगे, एक और 0 होगा। अब ये आपका कितना बार में, 1 बार में लगेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 501। तो अब यहाँ पर बच जाएगा 10 में 1 जाएगा 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ पर आपका 9 में 5 जाएगा 4, फिर एक आपका यहाँ पर 0 बैठेगा, फिर आपका 9 आएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 से लगाएंगे तो 9 एकम 9 0, 9 पचे 45। इसको हल करेंगे आपका 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, फिर बचेगा कितना, 3 से 21 यानी 0.0019, आपका 0.0019 यही आपका हो जाएगा आंसर ना। ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, 0.0019, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे आपका क्या करें, 98 नंबर क्वेश्चन, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। 180 ग्राम आपका जल दिया, कितना मोल पूछ रहा है, तो सिंपल से हम लोग जानते हैं मोल बराबर n बराबर भार बटा क्या होता है, अनुभार। तो भार आपका 180 दिया हुआ है, जल का आपका अनुभार होता है कितना, 18, तो ये आपका कट जाएगा, 18 दहाँ के 180, n बराबर हो जाएगा 10, यानी कि 10 मोल आपका कौन सा ऑप्शन, सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा जब 118 ग्राम जल होगा तब।
चलिए, तो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 2 और बचा हुआ है। तो कह रहा है आपका 99 क्वेश्चन है 99। अब लास्ट की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मोल और नमन स्थिरांक निर्भर करता है विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के वाष्प दाब, विलयन की ऊष्मा पर। किस पर आपका निर्भर करता है ये बताना है आप लोग को ना। विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलायक की प्रकृति पर, कि विलयन के वाष्प दाब पर ना, किस पर निर्भर करता है ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आपका विलायक की प्रकृति पर आपका अनमन स्थिरांक निर्भर करता है। किस पर? विलायक की प्रकृति पर। याद रखेंगे आप लोग ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे ऊष्मा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है अधातु, इसमें तो आपका कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। धातु में सोना चांदी होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गए बच्चे? तो आज हम लोग अपने 12th क्लास का चैप्टर 1 के 100 MCQ को बहुत आसान तरीका से कंप्लीट किए, जिसमें आप सभी विद्यार्थी बने रहे लास्ट तक। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि आप 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से देखिए। उसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर अभी भी आपको दिक्कत लगता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बताइए, हम उसे आपका सोल्व करके फिर से दोबारा क्वेश्चन को स्पेशली आपको भेजने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? बाकी हमको ऐसे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर आप बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, और यही आपका 100 MCQ से आपको टेस्ट होने वाला है। इसी में से आपको अब टेस्ट लेंगे, नहीं देखते हैं फिर आप बच्चे अपना से कितने बच्चे कवर किए, कितने बच्चे आपका जवाब दे सकते हैं ना। तो अब हम लोग आज सेकेंड लेक्चर लास्ट करते हैं आज यहीं तक। फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, नहीं कुछ प्रश्न को चुन कर लाएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, वैसे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे हम लोग। समझ गए ना ये चीज? इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो चलिए आज यहीं तक। आप सभी बच्चे को फिर से एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और हम आपके लिए और इससे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? चलिए।